हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का रिकॉल ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, इस चैनल पर आपको उच्च माध्यमिक प्री बोर्ड परीक्षा 2024 सब्जेक्ट ज्योग्राफी के मॉडल पेपर उपलब्ध रहेंगे। साथियों, यह पेपर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पेपर पूरे ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाया गया है और इसमें अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। साथ ही ये पहला पेपर है, इसके अलावा 2 पेपर और बनाए जाएंगे और संभावना ये है कि इसमें से लगभग अधिकांश क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। साथियों, लगातार आप इस चैनल पर बना रहे हैं। तो देखते हैं पहले कौन कौन से क्वेश्चन है। तो साथ ही इस पेपर में कुल 4 खंड आएंगे, जिसमें खंड ए, जिसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन का प्रकार है वस्तुनिष्ठ, अर्थात इसमें एबिसिड आएंगे। इनमें कुल 16 एबिसिड आएंगे, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा, अर्थात कुल 16 क्वेश्चन 8 नंबर के होंगे। दूसरा टाइप है रिक्त स्थान खाली जगह, इसमें कुल 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आधा अंक का होगा और कुल 5 अंक का। और तीसरा टाइप है अति लघुरात्मक, इसमें क्वेश्चन आएंगे कुल 7 और ये 1-1 नंबर के होंगे। तो साथियों, जो प्रत्येक खंड का क्वेश्चन अपने खंड वाइज करना है। खंड ए का क्वेश्चन खंड बे में नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा खंड है जिसमें लघुरात्मक क्वेश्चन आएंगे, जो 4 से 13 तक रहेंगे और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा। खंड से दीर्घ उत्तरात्मक रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 16 तक और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। उसके बाद खंड दे निबंधात्मक होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे 17 और 18 और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होगा। और उसके बाद 2 क्वेश्चन लास्ट 19 और 20 ये रहेंगे मानचित्र के और एक मानचित्र 2 अंक का होगा। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 2 पेपर और इस पर अपलोड किए जाएंगे। पिछली बार भी पेपर मैंने बनाए, उनमें से लगभग 99 क्वेश्चन हूबहू आ गए थे। तो इस बार भी पूरी संभावना आने की, और ये पूरा पेपर ब्लूप्रिंट पर आधारित है। और साथियों, आप ये साथ में देखते रहें और टिक लगाते रहें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? ए में है रेडजेल, बी में ग्रिफिथ टेलर, सी में सैंपल और डी में है ब्लास। तो साथियों, रुको और जाओ निश्चयवाद या इसे नव निश्चयवाद भी कहा जाता है, और इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया था? 1 नंबर ग्रिफिथ टेलर, 2 नंबर स्पेट, 3 नंबर हेडजेल और 4 नंबर थॉमस माल्थस। तो साथियों, जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत थॉमस माल्थस ने 1798 में दिया था। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के किस उपागम को प्रस्तावित किया? तो साथियों, 1 नंबर एक कल्याण उपागम, बे आधारभूत आवश्यकता उपागम, सी आय उपागम और दे क्षमता उपागम। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आधारभूत आवश्यकता उपागम का प्रतिपादन किया था, जबकि समता उपागम का संबंध अमर्त्य सेन से है और सबसे प्राचीन उपागम है वो है आय उपागम। तो इसका आंसर होगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो 1 नंबर है गेहूँ, गन्ना, कॉफ़ी और कोकोआ। तो साथ में इसमें पूछा रोपण फसल कौन सी नहीं है, तो इसमें गन्ना भी है, कॉफ़ी भी है और कोकोआ भी है, जबकि गेहूँ रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा उद्योग वन आधारित है? 1 में शक्कर उद्योग, चमड़ा उद्योग, फर्नीचर उद्योग और सीमेंट उद्योग। तो साथ में वन आधारित उद्योग में फर्नीचर उद्योग, क्योंकि शक्कर उद्योग कृषि आधारित है, चमड़ा उद्योग पशु आधारित है और सीमेंट उद्योग खनिज आधारित है। तो इसमें सही होगा से फर्नीचर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 6, चतुर्थ क्रियाकलाप है। ए है सूचना का संग्रहण, बे उत्पादन और प्रकीर्णन, से अनुसंधान और विकास और दे उपयुक्त सभी। तो साथ में इन सभी का संबंध चतुर्थ क्रियाकलाप से है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। ए वोल्गा जलमार्ग, बे राइन जलमार्ग, से डेन्यूब जलमार्ग और दे मिसिसिपी जलमार्ग। तो साथियों, इसमें आएगा राइन जलमार्ग। विश्व में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने जलमार्ग है राइन। यदि समुद्री जलमार्ग का पूछे तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक तेल शोधन पतन है? तो ए में अबादान, बे में माराकाइबो, से में एस्किरा और दे में त्रिपोली। तो साथ इसमें होगा अबादान एक तेल शोधन पतन है, जबकि माराकाइबो, एस्किरा और त्रिपोली ये तीनों टैंकर पतन है। क्वेश्चन नंबर 9, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो साथ में इसमें होगा बिहार
भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जिसका जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जबकि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो साथियों भारत की पहली संपूर्ण भारत की प्रथम जनगणना तो कब हुई थी? 1872 में। साथियों भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, किस देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई? तो इसका संबंध हरित क्रांति से है। तो ए में मेक्सिको व फिलीपींस, बी जापान तथा चीन, सी मेक्सिको तथा भारत और डी रूस तथा जापान। तो साथ इसमें मेक्सिको व फिलीपींस, क्योंकि मेक्सिको में गेहूं की और फिलीपींस में चावल की किस्में विकसित की गई। क्वेश्चन नंबर 12, नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध, क्योंकि एक जल संभर विकास परियोजना है, इसका संबंध आंध्र प्रदेश है। अरवारी पानी संसद का संबंध राजस्थान अलवर जिले से है। बाकी नीरू मीरू मतलब पानी और आप ये परियोजना, इसका संबंध आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 13, किस खनिज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों 1 नंबर है लिग्नाइट, 2 नंबर अब्रक, 3 नंबर से चांदी और दे लोहा। तो साथ इस उत्तर होगा लिग्नाइट। तो लिग्नाइट को भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? ए में जून 1961, बी मई 1960, सी अप्रैल 1948 और डी 1953। तो साथ इसका आंसर होगा मई 1960। क्वेश्चन नंबर 15, पारादीप पत्तन का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र और दे ओडिशा। तो साथियों पारादीप पत्तन का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक प्रमुख कारण है? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो साथियों अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है वायु प्रदूषण। अब दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो साथियों इसका उत्तर होगा आपके चीन। कौन सा होगा? चीन। तो साथियों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका तो हो गया चीन। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राजील में कॉफी के बागानों को कहा जाता है। तो साथियों ब्राजील में कॉफी के बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसके अधीन होते हैं? तो इसमें आंसर होगा सरकार के अधीन। किसके अधीन होगा? सरकार के अधीन। तो 1 में क्या हो जाएगा? चीन, 2 में क्या हो जाएगा? फेजेंडा। क्या उत्तर होगा इसका? फेजेंडा। और 3 में क्या हो जाएगा? सरकार, क्योंकि ये सरकार के अधीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी। बोले किसके द्वारा संचार के साधनों में क्रांति? तो साथ ही इसका आंसर होगा इंटरनेट। क्या होगा? इंटरनेट। इंटरनेट के कारण संचार के साधनों में क्या आ गई? क्रांति। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो साथ ही इसका मुख्यालय जेनेवा। कहाँ पर है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, जो किस देश में? स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई? तो फरवरी 2014 में। कब आरंभ की? फरवरी 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी बस्तियां जलोढ़ मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है? कौन सी बस्तियां जलोढ़ मैदान और उत्तरी पूर्वी राज्यों में पाई जाती है? तो साथ ही इसका आंसर होगा ग्रामीण बस्तियां। कौन सी बस्तियां हैं? ग्रामीण बस्तियां। कहाँ पाई जाती है? तो साथ में ग्रामीण बस्तियां उत्तरी पूर्वी राज्यों और उपजाऊ जलोढ़ मैदान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिम भाग में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा साथियों नरमा। क्या कहा जाता है? नरमा। देश में कुल उपयोगी जल संसाधन कितना है? तो साथियों 1122 घन किलोमीटर। कितना है? 1122 घन किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों इसका आंसर होगा राजस्थान नहर। इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जानते थे? राजस्थान नहर। 1984 में इसका नाम कर दिया इंदिरा गांधी नहर। अब तीसरा टाइप क्वेश्चन है अति लघुरात्मक क्वेश्चन। नव निश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की? इसे रुको और जाओ विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इस विचारधारा का प्रतिपादन गिरफिथ टेलर ने। किसने किया था? गिरफिथ टेलर ने। दूसरा जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। तो साथियों इसका
सूत्र होगा जनसंख्या बटावा क्षेत्रफल। क्या होगा? जनसंख्या बटावा क्षेत्रफल। तीसरा है यूएनडीपी का पूरा नाम। तो साथियों यूएनडीपी का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय क्रियाकलाप के प्रमुख उदाहरण। तो साथियों तृतीय क्रियाकलाप के प्रमुख उदाहरण है परिवहन, व्यापार, संचार और सेवाएं। परिवहन, व्यापार, संचार और सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेरी शब्द से क्या आशय? तो सेलेरी शब्द लैटिन भाषा के सेलेरिज्म से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान। क्वेश्चन नंबर 6, जल संभर विकास से संबंधित किन्हीं दो परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो एक हो गया नीरू मीरू, एक हरियाली परियोजना और एक अरवारी पानी संसद। क्वेश्चन नंबर 7, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो साथियों वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जैसे कि कोयला, पेट्रोल व डीजल के देन से, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, ठोस कचरा, वाहित मल आदि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। साथियों अब खंड बे, तो प्रत्येक खंड के क्वेश्चन उस खंड में ही करना है। साथियों खंड ए के क्वेश्चन खंड बे में नहीं करना है। अब ये आर्थिक भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों के नाम। तो साथियों आर्थिक भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्र संसाधन भूगोल, एक शाखा कौन सी है? संसाधन भूगोल। एक है कृषि भूगोल, एक है विपणन भूगोल, एक है उद्योग भूगोल, एक है पर्यटन भूगोल और एक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। तो साथ एक बार वापस होने, पहली शाखा या उप क्षेत्र कौन सा? संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। क्वेश्चन नंबर 2 आपके अशोधित जन्म दर को परिभाषित कीजिए। तो साथ में इसकी परिभाषा है प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। तो साथ ही इसका सूत्र होगा किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म बटावा किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000। तो साथ ही इसमें परिभाषा लिखनी है। तो क्या परिभाषा होगी? प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। उसके बाद अगला ट्रक कृषि। तो ट्रक कृषि के अंतर्गत सब्जियों की कृषि की जाती है, अर्थात कृषि फार्म और बाजार के मध्य ट्रक द्वारा एक रात में तय की गई दूरी को ट्रक कृषि कहा जाता है। अर्थात कृषि फार्मों से बाजार के मध्य ट्रकों के माध्यम से क्या पहुंचाई जाती है? सब्जियां। इसीलिए इस कृषि को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। साथ में ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इनको जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद ये थोक व्यापार। कौन सा व्यापार है? थोक व्यापार। तो साथियों व्यापार दो प्रकार का, एक तो थोक व्यापार, एक है फुटकर व्यापार। एक कौन सा है? थोक व्यापार और एक है फुटकर व्यापार। अब थोक व्यापार का गठन बिचौलिए सौदागरों और पूर्तिगरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा, क्योंकि ये श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार निर्माताओं से सीधे खरीद करते हैं, फिर भी ये बहुसंख्यक फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोतों से पूर्ति लेते हैं, क्योंकि थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को क्या देते हैं? उधार। और यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता थोक विक्रेताओं की पूंजी पर ही व्यापार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार है, एक द्विपार्श्विक और एक है बहुपार्श्विक, अर्थात दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को द्विपार्श्विक और विश्व के अनेक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या बोलते हैं? बहुपार्श्विक व्यापार। अर्थात कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 9 जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख घटक कौन से हैं? तो साथ में जनसंख्या वृद्धि किन्हीं दो समयांतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। किन्हीं दो समयांतरालों के बीच किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक है, एक है प्राकृतिक और दूसरा है अभिप्रेरित। प्राकृतिक घटक वे जो अशोधित जन्म दर और मृत्यु दरों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जबकि अभिप्रेरित घटक किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती वे बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अर्थात प्राकृतिक में तो जन्म दर और मृत्यु दर के द्वारा, जबकि अभिप्रेरित में लोगों का अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती लोगों के आने और जाने से होने वाले परिवर्तन के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो कितने घटक हो गए? 2, एक तो प्राकृतिक, एक कौन सा हो गया? अभिप्रेरित। क्वेश्चन नंबर 10 है स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य बताइए। तो साथ में स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? शहरों को बढ़ावा देना, अर्थात शहरों का वातावरण स्वच्छ,
शिक्षा व्यवस्था अर्थात विभिन्न प्रकार की उनको सुविधा उपलब्ध कराकर उनको बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 11, कोंकण रेलवे पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस रेल लाइन का निर्माण पश्चिमी घाट पर किया गया 1998 में। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। ये महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के मंगलोर तक है। ये भारत का एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। तो साथ ही इसको भी आप अवश्य पढ़कर जाएं। क्वेश्चन नंबर 12, पतन और पोताश्रय में अंतर बताइए। पतन समुद्र के तट पर वे स्थान जहाँ पर जहाज आकर रुकती है, सामान चढ़ाया और उतारा जाता है, इस जगह को क्या कहा जाता है? पतन। पोताश्रय वे जगह जहाँ पर जहाज़ों के लिए लंगर डाला जाता है, जहाँ प्राकृतिक आपदाओं से उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, जहाँ जहाज़ों में ईंधन भरा जाता है, जहाँ जहाज़ों की मरम्मत की जाती है, इस जगह को क्या कहा जाता है? पोताश्रय। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत। तो साथियों, जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से उसकी गुणवत्ता में होने वाले कमी को जल प्रदूषण कहा जाता है। क्या परिभाषा है? जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से उसकी गुणवत्ता में होने वाली कमी को क्या बोलते हैं? जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है वाहित मल, नगरीय अपशिष्ट पदार्थ, उद्योगों से निकलने वाला विषाक्त पदार्थ, कृषि भूमि के ऊपर बहने वाला जहरीला पदार्थ, नाभिक की ऊर्जा संयंत्र आदि के द्वारा जल प्रदूषण होता है। विशेष धार्मिक पर्वों पर मूर्तियों का विसर्जन करने से, मृत पशुओं को जलीय स्रोतों में डालने से जल प्रदूषण हो जाता है। अब किस खंड से दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित नौ परिवहन पर टिप्पणी लिखिए। इसमें एक क्वेश्चन करना है। एक तो स्वेज नेर, पनामा नेर, या आप पारमाद्वीप रेल मार्ग पर टिप्पणी लिख सकते हैं। तो देखो, थोड़ा बता रहा हूँ आपको क्योंकि थोड़ा बड़ी क्वेश्चन है। स्वेज नेर, इसका निर्माण 1869 में हुआ था। ये मिस्र में ये नेर भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ती है। इस नेर में एक भी जलबंधक नहीं है। इस नेर में चलने वाले जहाजों पर टैक्स लगता है। इस नेर की कुल लंबाई 160 किलोमीटर है। दूसरी पनामा नेर, इस नेर का निर्माण 1914 में हुआ था। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नेर पर अब संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है और इस नेर में कुल 6 जलबंधक है। इस नेर का स्वेज नेर तुलना में महत्व कम है। अगला है पार महाद्वीप रेल मार्ग। ये पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इनके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इनके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य समय, दूरी व लागत में कमी करना। पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग। ये विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीप रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की कुल लंबाई 9322 किलोमीटर है। ये रूस का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये रूस के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व में स्थित प्रशांत महासागर तट पर व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है। ये यूराल पर्वतों और येनिसी नदियों से भी गुजरता है। दूसरा है पार कनेडियन रेल मार्ग। ये कनाडा का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इस रेल मार्ग की लंबाई 7050 किलोमीटर है। ये कनाडा के वैंकूवर को फिलिपैक्स से जोड़ता है। इसे कनाडा की आर्थिक धमनी भी कहा जाता है। इस रेल मार्ग का निर्माण एक संधि के तहत किया गया, अर्थात ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत को अपने संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से इस रेल मार्ग का निर्माण किया गया। अगला परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? भारत के ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्राचीन समय से जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। अर्थात ऊर्जा के वे स्रोत जिनका प्राचीन समय से उपयोग किया जा रहा है उन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है। जैसे कि भारत के प्रमुख परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अर्थात ऊर्जा के वे संसाधन जिनका प्राचीन समय से उपयोग किया जा रहा है उन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहा जाता है। भारत के प्रमुख कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। नाभिक की ऊर्जा, ये ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम खनिजों के द्वारा बनाई जाती है। और भारत के प्रमुख नाभिक की ऊर्जा केंद्रों में तारापुर जो महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटक और काकरापारा गुजरात, कलपक्कम तमिलनाडु आदि भारत की प्रमुख नाभिक की ऊर्जा परियोजनाएं और राउतबाटा राजस्थान। उसके बाद सतत पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 उपाय बताइए। तो साथियों, भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के कुशलतम उपयोग करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इस प्रकार निम्नात्मक क्वेश्चन साथियों देख लेना परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा निम्नात्मक क्वेश्चन है कुटीर उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योग और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया। तो इसको मुख्यतः 3 भागों में, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। और कुटीर उद्योग ये निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें स्थानीय कारीगर ही अपने दैनिक उपभोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसमें श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है, अपने परिवार के सदस्य मिलकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इसमें ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे पैमाने उद्योग में थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें बिजली की आवश्यकता होती है। स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है।
उसके बाद भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी समझाइए और भारत की प्रमुख फसल ऋतुएं कौन कौन सी है भारतीय कृषि, ये आपको क्या है तो आप विशेष तौर से इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। उसके बाद विश्व मानचित्र में विस्तृत वाणिज्य अनाज क्षेत्र को अंकित कीजिए। तो एक तो स्टेपीज जो हो गया आपको यूरेशिया यूरोप और एशिया महाद्वीप में, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, पंपाज दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और वेल्डस अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में। भारत के मानचित्र निम्न समुद्री पत्तनों को अंकित कीजिए। 1 नंबर है मुंबई, 2 नंबर पारादीप, 3 नंबर कोच्चि और 4 नंबर चेन्नई। तो मुंबई कहाँ हो गया महाराष्ट्र, पारादीप उड़ीसा, कोच्चि केरल और चेन्नई तमिलनाडु। तो साथियों ये पेपर था जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों आप अब से इनको पढ़कर जाएं और आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसके अलावा 2-3 पेपर और मैं आपको इस दिन उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।